हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम हाई स्कूल की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है इसमें। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है केमिकल चेंज। इस नाम को आपने सुना होगा, केमिकल चेंज क्या होता है। तो जान लीजिए आप डिटेल में आज कि केमिकल चेंज होता क्या है। तो पहले एग्जाम्पल पे आइए, एग्जाम्पल से हम डिफिनीशन पे आते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, जैसे आप किसी पेपर को बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो बर्न करोगे तो क्या बनेगा, उसकी ऐश बनेगी, उसकी राख बनेगी। दूध से दही में कन्वर्ट कर देते हो आप, ठीक है। तो जब आपने पेपर से राख बनाया तो क्या उस राख से फिर पेपर बन पाएगा? नहीं बन सकता है। दूध से दही बन गया, फिर दही से क्या दूध बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब उस दूसरे सब्सटेंस से आप पहला वाला सब्सटेंस दोबारा नहीं बना सकते हो। यही तो देख रहे हो। तो यानी इस टाइप की जो चेंज हैं वो केमिकल चेंज है। यानी जब नए बने हुए सब्सटेंस से आप ओरिजिनल सब्सटेंस जिससे वो बना हुआ है उसको आप दोबारा ना बना पाएँ, तो हमारा केमिकल चेंज है। यानी टोटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे केमिकल चेंज, ठीक है। तो यानी द प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी, अपने नेचर यानी प्रकृति और अपनी पहचान सब खो दे, सब बदल जाए, एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी द प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल चेंज। आपने कागज़ को जलाया, राख बनी, और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी नेचर, आइडेंटिटी सब अलग हो गया, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी उस जो आपका पेपर था उससे क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया चीज़ बन गया है ये। अब तो इस टाइप की चेंज को आप क्या बोलोगे? केमिकल चेंज बोलोगे। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड क्या? केमिकल रिएक्शन। ये तो केमिकल चेंज हो गया। और इस प्रोसेस को जो इन्वॉल्व कर रहा है वो क्या कहलाता है? वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यानी केमिकल चेंज किसके थ्रू होता है? केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। इतना पे आप ध्यान में डाल लीजिए आप लोग। चलिए अब इसकी एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जो केमिकल चेंज है, हमारे जो नेचर में जो भी केमिकल चेंज होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ देख लीजिए जो जनरल आप यूज़ कर रहे हो। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर आपने पढ़ा भी, उसको भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट में आप लिख सकते हो बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। सेकेंड क्या लिख सकते हो? कर्लिंग ऑफ मिल्क लिख सकते हो। कर्लिंग ऑफ मिल्क लिख सकते हो आप। और क्या लिख सकते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको भी आप लिख सकते हैं। लोहे पे जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? लोहे पे जंग लग गई तो एक रेड ब्राउन कलर का उसके ऊपर प्रेसिपिटेट जम जाता है, ठीक है। और वो जो जो रस्ट बना उसी प्रेसिपिटेट को बोला गया है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब उस रस्ट से आप फिर से ओरिजिनल लोहा नहीं बना सकते हो, ओरिजिनल आयरन नहीं बना सकते हो। उतना पार्ट खत्म हो गया लोहे का, उतना पार्ट, जितने पार्ट पे रस्ट लगा उतना पार्ट गया हमारा, खत्म। अब उससे आप फिर से आयरन नहीं बना सकते हो। तो यानी ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। और भी क्या लिख सकते हो? कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना, ये भी ले सकते हो आप। और क्या ले सकते हैं आप? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे डाइजेशन लिख सकते हो आप, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, कुकिंग ऑफ फूड तो आपने लिख ही सीखा, ठीक है।
तो और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल क्या है हमारे केमिकल चेंज के हैं। एग्जाम्पल और जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती जलाते हो आप तो कैंडल वैक्स जले ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा पार्ट बचा रह जाता है, बाकी सब क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स ये भी आप एग्जाम्पल दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑल एग्जाम्पल्स हैं आपके केमिकल चेंज के। अब इसके बाद हम इसको एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा बेटर समझेंगे, क्योंकि एक्टिविटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी बुक में बहुत सारी एक्टिविटी हैं, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अब 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 क्वेश्चन आपके अब एक्टिविटी से आते हैं। तो आगे अब हम चल रहे हैं इसी को एक्टिविटी के थ्रू समझाने। चलिए आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या पढ़ना है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को आप एयर में, एयर की प्रेजेंस में आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए इसके लिए, हमको कौन कौन सा सामान चाहिए, देखिए सामान इकट्ठा करिए पहले, तब तो जलाएंगे। सबसे पहले क्या लेना है, टेक अ क्लीन मैग्नीशियम रिबन, एक साफ सुथरा मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए, ठीक है। सेकेंड क्या करना है, होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टंग्स, इसको टंग से पकड़ लेना है। जो मैग्नीशियम रिबन लिया है इसको इसे टंग ले लीजिए पकड़ने के लिए, इस तरीके से चिमटे की तरह होता है ये, पकड़ लीजिए। एंड बर्न इट यूजिंग स्प्रिट लैम्प, पकड़ने के बाद अब इसको जलाना है, ले जाके किस में जलाना है, स्प्रिट लैम्प में ले जाके इसको जलाना है। तो हमको एक स्प्रिट लैम्प भी चाहिए, ठीक है। अब जलाएंगे तो उसकी राख निकलेगी, ऐश बनेगा, तो उसको भी कलेक्ट करना है हमको। कलेक्ट द ऐश इन वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास ले लीजिएगा। जब मैग्नीशियम रिबन जलेगी तो इसकी जो ऐश निकलेगी उसको उसी वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लीजिएगा। इतना हमें काम करना है। अब फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने इतना सब कुछ करने के बाद, ये आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप मैग्नीशियम रिबन लीजिएगा, ये हमने मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, इसको मैं टंग के थ्रू पकड़ा हुआ हूँ। ये मान लीजिए हमारा टंग है, इससे हमने इसको पकड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं स्प्रिट लैम्प रखता हूँ। अब इसको हमने इससे बर्न करना स्टार्ट किया है। बर्न करने के बाद जो इसकी ऐश निकल रही है, यहाँ से इसकी जो राख बन रही है, इसको हमने एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया है। तो ऑब्जर्वेशन पे आइएगा, देखिएगा क्या ऑब्जर्व किया आपने। जब आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हो, बर्न करते हो, जब आप बर्न करोगे तो ये वाइट डैजलिंग लाइट के साथ जलता है, बहुत ही तेज़ी से वाइट डैजलिंग लाइट के साथ जलेगा। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विथ white dazzling वाइट डैजलिंग लाइट। ये वाइट डैजलिंग लाइट क्या है, वाइट डैजलिंग लाइट का मतलब ये सफ़ेद रंग की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी होती है, लाइट होती है। जैसे आप वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग में आपने देखा है कि इतनी तेज़ लाइट निकलती है कि उसको आप अपनी आंखों से सीन नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। तो वैसे ही जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे, बर्न करोगे, तो उसी तरीके से वाइट डैजलिंग लाइट मैग्नीशियम को रिबन को जलाने पर भी निकलती है, जिसको आप अपनी आंखों से डायरेक्ट सीन नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यही हुआ वाइट डैजलिंग। डैजलिंग मीन्स हुआ चकाचौंध कर देने वाली लाइट, ठीक है। और क्या मिलता है, जलाने के बाद जो हमको ऐश मिल रही है, ये एक वाइट पाउडर होता है। लाइट मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विथ वाइट डैजलिंग लाइट टू फॉर्म
अ वाइट पाउडर। ये इतना ऑब्जर्वेशन में आपने देखा इसको करने के बाद, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन पे आइएगा। मैग्नीशियम है, इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो तो ऑक्सीजन को कभी आप O के फॉर्म में नहीं लोगे, हमेशा O2 के फॉर्म में लोगे, तो बनना चाहिए MgO, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आप 2 लगाओगे तो 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका 2 मैग्नीशियम 2 MgO। तो यही है आपका वाइट पाउडर। तो क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो ऐश मिला हुआ है, ये जो वाइट पाउडर मिला हुआ है, यही आपका है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन हो गया। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में आप रिएक्शन देखिएगा, आप लिख सकते हैं व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये इंटायरली क्या है? इंटायरली एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट। ये जो वाइट कलर का पाउडर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी इस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या है? एक टाइप का केमिकल चेंज है ना, तभी तो इसको केमिकल चेंज बोलेंगे। अगर इसकी प्रॉपर्टी, जो नया प्रोडक्ट बना है, इसकी प्रॉपर्टी इस ओरिजिनल वाले सब्सटेंस से मैच कर जाए, तब तो आप कह सकते हो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज मतलब होता है एकदम नया प्रोडक्ट कोई बन जाए, और वो प्रोडक्ट अपने जो रिएक्टेंट थे जिससे ये बना हुआ था एकदम उससे अलग हो, यानी इससे अब ये ना बन पाए, तभी तो आप केमिकल चेंज बोलोगे। तो केमिकल चेंज ही है ये। अब यहाँ पे जो ये नया सब्सटेंस बना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है ये इंटायरली डिफरेंट है देयर रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम एबव एक्टिविटी लिखिए, चाहे एक्सपेरिमेंट लिखिए, फ्रॉम एबव एक्टिविटी वी कैन say that burning of magnesium is a chemical change क्यों? because the property of magnesium oxide is entirely different from magnesium and ऑक्सीजन। ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। ये एक्टिविटी ख़त्म हुई। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। यानी हमको लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के बीच में रिएक्शन करा के देखना है हमको क्या होगा, क्या क्या इसके लिए लेना है हमको। टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है, और फिर ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इन दिस। अब इसी में पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड कर देना है। उसके बाद कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, इसको बताना है। तो एक एक स्टेप पे आइएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा। सबसे पहले हमको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में
इस टेस्ट ट्यूब में हमें सॉल्यूशन लेना है लेड नाइट्रेट का। चलिए सॉल्यूशन ले लेते हैं हम। ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो गया। लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। एक टेस्ट ट्यूब लिया, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब कह रहा है इसी में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन इसी में डाल देना है आपको। डाल दीजिए। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिएगा फिर। इसमें आप क्या लेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। मान लीजिए इसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड भरा हुआ है। अब इसको उठा करके इसमें आप मिक्स कर दीजिए, डाल दीजिए। क्या होगा, क्या देखेंगे आप? तो एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसी टेस्ट ट्यूब को फिर से बनाइए, इसी में मिक्स हो रहा है ये। अब देख रहे हैं नीचे जो कुछ बैठा हुआ आपको दिख रहा है, जमा हुआ आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? इसको भी बताता हूँ। और ऊपर कुछ और दिख रहा है, ऊपर कुछ सॉल्यूशन के टाइप का दिख रहा है, नीचे कुछ जमा हुआ आपको दिख रहा है। इतना करने के बाद अब जरा केमिकल रिएक्शन पे आइएगा। केमिकल रिएक्शन क्या है? क्या केमिकल रिएक्शन बनेगी? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन देखिएगा, आपने लेड नाइट्रेट लिया हुआ है, इसमें आप क्या मिक्स कर रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल घबराइएगा नहीं आप लोग, मिक्स कर रहा हूँ मैं। अब क्या बनेगा यही तो जानना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि बनेगा क्या। देखिए क्या बनेगा। PbNO3 इसको तोड़िएगा और Ki इधर तोड़िएगा। एक रफ है आपका, ये अलग से बता रहा हूँ मैं। जब लेड मेटल है, NO3 ये नॉन मेटल है, तो जब ये अलग होगा तो Pb के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और NO3 के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन NO3 का होल ट्वाइस है, 2 है, तो आगे 2 लग जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 2 नाइट्रेट है तो यहाँ पे Pb के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से Ki को ब्रेक करिए, K प्लस और I माइनस में ये ब्रेक होगा। ठीक है, अब अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। लेड को आप आयोडीन से जोड़ दीजिए, पोटेशियम को नाइट्रेट से जोड़ दीजिए, आप बना दीजिए। क्या बनेगा? तो बनना क्या चाहिए? PbI, अभी घबराइएगा नहीं, प्लस यहाँ पे है K और यहाँ पे है NO3। तो पहले इस तरीके से लिखिए, K हमने लिख दिया और अभी एक ही लीजिएगा NO3। अब जरा इसको बैलेंस करिएगा। Pb के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था और आयोडीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे बैलेंस होगा? जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होना चाहिए। तो Pb के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, अगर 2 आयोडीन मिल जाए तो काम हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2Ki। 2Ki हो गया तो यहाँ पे आप आयोडीन क्या लिखेंगे? PbI2 लिख सकते हैं। PbI2 बन गया। अब ये प्रेसिपिटेट होता है, ये नीचे बैठ जाएगा। अब KNO3, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे 2 हो गया पोटेशियम, NO3 2 था ही, तो यहाँ आगे आप क्या लगा देंगे? 2KNO3। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ओवरऑल सब कुछ बैलेंस। अब यहाँ पे जो नीचे बैठा हुआ है ये क्या है? ये आपका यही है लेड आयोडाइड। ये एलो प्रेसिपिटेट होता है। एलो प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिखते हैं। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, ये आपका है लेड आयोडाइड। ठीक है,
लेड आयोडाइड हो गया। अब ये जो ऊपर सॉल्यूशन के फॉर्म में ऊपर है, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई, इसको आपने इसमें मिलाया तो ये बनेगा आपका, इधर आपका नीचे क्या है, लेड आयोडाइड है और ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और ये पोटेशियम और लेड आयोडाइड सॉरी क्या है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। अब ऑब्जर्वेशन पे आएगा, क्या आपने ऑब्जर्व किया, इसको मैं बता दे रहा हूँ, चाहे आप नोट भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में देखिएगा क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, ए येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, सीधा ऑब्जर्वेशन में, और तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा। जैसे ही आपने इसको इसमें मिलाया तो आपको केवल येलो प्रेसिपिटेट दिख रहा है, तो आप लिखेंगे येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्सड विद लेड नाइट्रेट, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, चाहे उसके नीचे रिएक्शन लिख सकते हैं आप। तो ये इतना ऑब्जर्वेशन में हो गया। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में भी आप यही लिखेंगे, बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन कंक्लूजन में आपको प्रूफ करके बताना रहेगा ये केमिकल चेंज है। तो कंक्लूजन में आप लिख दोगे लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, a yellow precipitate is formed, yellow precipitate is formed, this precipitate is insoluble, या आप बोल सकते हो a insoluble precipitate is formed। फिर से सुनिएगा, lead nitrate solution react with potassium iodide solution to form a yellow precipitate, to form a yellow precipitate, the form yellow precipitate is a insoluble precipitate, ये एक insoluble precipitate होता है जो किसी में soluble नहीं होता है। अब यहाँ पे ये insoluble precipitate मिल गया, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, और ऊपर सोल्यूशन है, दोनों मिक्स हो नहीं सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी अलग थी, यहाँ पे ये भी एक्वस सोल्यूशन था, ये भी एक्वस सोल्यूशन था, ये भी सोल्यूशन था, ये भी सोल्यूशन था, मिला क्या, प्रेसिपिटेट मिल गया, पूरी प्रॉपर्टी ये अलग हो गई भाई। ये बैठ गया नीचे आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ये सॉलिड हो गया। और ये आपने लिया क्या था, दोनों को लिक्विड लिया था, लेकिन मिल क्या गया आपको, एक सॉलिड एक लिक्विड मिल गया, पूरी प्रॉपर्टी ये बदल गई। तो क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया ना। तो बस आपको इतना दिखाना है, ये एक्टिविटी हो गई, ये फिगर आप बना सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। ऑब्जर्वेशन में आप सीधे लिख सकते हो कि प्रेसिपिटेट a yellow precipitate is formed। कंक्लूजन में आप पूरा बताएंगे, कंक्लूजन में where lead nitrate solution is mixed with potassium iodide solution a yellow precipitate is formed, a form yellow precipitate is a insoluble precipitate, ये insoluble precipitate यानी डिज़ाल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इतना था आपका एक्टिविटी नंबर सेकेंड में। अब एक एक्टिविटी आपको और दिखाते हैं। चलिए भाई, अब ज़रा नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, भाई लास्ट एक्टिविटी। आप लोग बोर मत होने लगिएगा। इस एक्टिविटी में देखिए क्या करना है हमको, टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट एसिड। हमें जिंक और डाइल्यूट एसिड के बीच में रिएक्शन करवा के देखना है। डाइल्यूट एसिड में दो एसिड हो सकता है, HCl भी हो सकता है और H2SO4 भी हो सकता है। अब क्या क्या करना है हमको एक्टिविटी में, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ फ्लास्क, कुछ जिंक के टुकड़े लेने हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब हुआ दानेदार जिंक, कुछ दानेदार जिंक ले लेना है फ्लास्क में, उसमें डाइल्यूट एसिड डालना है, उसके बाद हमको ऑब्जर्व करना है। देखिए हमने ये फ्लास्क लिया है, इसमें आप जो रेड कलर से देख रहे हैं वो हम इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स लेके रखा हुआ है। अब इसमें हम ऊपर से डाइल्यूट एसिड डालेंगे। एसिड में हमने HCl लिया हुआ है, आप H2SO4 भी ले सकते हैं। तो एसिड डाल दिया, डालने के बाद हम लोग इसके माउथ को कार्क से बंद करके इसमें से एक केवल पतली सी पाइप बाहर निकाल के रखा हुआ है। होगा क्या, जैसे ही हम HCl को जिंक में डालेंगे तो देखिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व में जिंक में आपने डाइल्यूट HCl डाला, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और हीट बाहर निकल रही है, ये तीन चीज़ें होंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे जिंक मेटल में आपने HCl एसिड डाला, जिंक क्लोराइड बन रहा है,
H2 गैस बाहर निकल रही है और हीट बाहर निकल रही है। कैसे पता लगेगा ये सब कि गैस बन रही है और हीट हो रहा है हमारा, इसको भी आप देख सकते हो। ये जो पाइप देख रहे हो, इस पाइप से एक गैस निकलेगी, गैस निकलेगी। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन देखिएगा, बबल्स ऑफ ए गैस विथ ब्रिस्क इफरेंस। एक कोई टाइप की गैस निकलेगी बबल्स के साथ और ब्रिस्क इफरेंस सनसनाहट के साथ एक गैस निकलेगी, ठीक है, बाहर निकल रही है, तो सी लिखा गया है बबल्स ऑफ ए गैस विथ ब्रिस्क इफरेंस। सेकंड आप क्या देखेंगे ऑब्जर्वेशन में, कॉनिकल फ्लास्क बिकम्स हीटेड अप। जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है वो जब इसको आप हाथ से टच करेंगे देखेंगे ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, द गैस इन्वॉल्व कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल, इट इज़ फाउंड टू बी बर्न विथ ए पॉप साउंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो गैस इवाल्व हो रही है, अगर इस गैस के सामने मैं जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाऊं तो ये गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। अगर मैं एक जलती हुई मोमबत्ती के सामने रख दूं तो ये तुरंत जल जाएगी और किसके साथ, ये पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाएगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस है आपकी जो पॉप साउंड के साथ जलती है, बर्न होती है, तो क्या आंसर लिखेंगे आप, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और कोई गैस पॉप साउंड के साथ जलेगी नहीं, तो पॉप साउंड के साथ ये गैस जलेगी, इसका मतलब प्रूफ हो गया जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी गैस होगी हमारी, वो हाइड्रोजन गैस होगी। ये तीन ऑब्जर्वेशन आपने देखा। एक और चीज़, ये जो फ्लास्क है वो पूरा गर्म हो जाएगा, ये भी आप देखेंगे, इस फ्लास्क को आप छुएंगे तो ये पूरा हीट रहेगा। तो इतना ऑब्जर्वेशन में आपने देखा, केमिकल रिएक्शन आपने देख लिया। अब कंक्लूजन पे आइएगा, कंक्लूजन में जितना आपने देखा उसी के अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकाला गया है। जिंक रिएक्ट विथ एसिड इवाल्व हाइड्रोजन गैस, ये तो कंक्लूजन है कि जिंक मेटल की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज इवाल्व, हीट इवाल्व हो रही है, इसीलिए हमारा ये फ्लास्क गर्म हो रहा है, हीट इवाल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, इसीलिए हमारा ये कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो जा रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलोगे आप एक्सोथर्मिक, दैट इज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब अगर हीट इवाल्व हो रही है या बाहर निकल रही है तो इसको बोलोगे आप एक्सोथर्मिक। अगर हीट देना पड़ रहा है इसको बोलोगे आप एंडोथर्मिक। यहाँ पे हीट देना तो नहीं पड़ रहा ना कि इसको गर्म करना पड़ा हो दोनों को रिएक्शन करवाने के लिए, आपने केवल जिंक में Cl डाल दिया और हीट बाहर निकल गई, तो ये एक्सोथर्मिक है। अगर इन दोनों को रिएक्शन करवाने के लिए हमको फिर गर्म भी करना पड़ता, इस फ्लास्क को अगर हमें गर्म करना पड़ता तब हाइड्रोजन गैस निकलती, तब आप बोलते ये इंडोथर्मिक है। लेकिन अपने आप हीट बाहर निकल रही है, अपने आप फ्लास्क गर्म हो जा रहा है इनको मिक्स करते ही, तो यानी हीट बाहर निकल रही है, यानी एक्सोथर्मिक आप इसको बोलोगे। तो ये हमारी थर्ड एक्टिविटी थी, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी से भी कुछ पता लगा कि केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है भाई। यहाँ पे आपने जिंक मेटल लिया था, यहाँ पे एसिड लिया था, बन क्या रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है और गैस बन रही है। गैस लिया था क्या आपने, तो क्या इस गैस से फिर ये बन जाएगा क्या कि इन दोनों को मिला दीजिए ये फिर से बन जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यानी ये क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्टिविटी इतना ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी जो भी है बोर्ड के एग्ज़ाम में आती है, पूछी जाती है, 2 नंबर होते हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन होते हैं अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में एक्टिविटी से ही आते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।